अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 3 अगस्त 2026 है। वियतनाम में इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। और आज मैं आपके सामने जहां कुछ साबका प्रेडिक्शंस रिकॉल करूंगा, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी दूंगा। और साबका प्रेडिक्शंस यही थी कि जैसे जैसे आपको 5 अगस्त करीब आती हुई नज़र आएगी, आपको इंटरनेशनल मीडिया पर भी कुछ ऐसी खबरें चलती हुई नज़र आएंगी जिनका मौजू आज़ाद कश्मीर होगा या खैबर पख्तूनख्वा होगा या बलूचिस्तान होगा, और इससे भी अरबाब इख्तियार के ऊपर मजीद प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इंटरनेशनली भी कुछ फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपके सामने मैं ये बातें भी कर चुका कि जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगी, उन्हीं करीब के दिनों में 5 अगस्त से पहले भी 5 अगस्त के बाद भी अचानक अवामी इश्तियाल को अंडरमाइन करने के लिए या कूल डाउन करने के लिए अचानक से प्लांटेड स्क्रिप्ट के तौर पर ऐसी खबरें वायरल होने लग जाएंगी जिससे ये तासुर बज़ाहिर जाए कि इमरान खान डील करने पर तैयार हो गए हैं, इमरान खान सरेंडर करने पर तैयार हो गए हैं, इमरान खान के साथ किसी डील के हवाले से किसी फ्रेमवर्क के ऊपर साइन होने जा रहे हैं। और अब किसी भी वक्त कोई भी अचानक कोई अनहोनी न्यूज़ सामने आ सकती है और इमरान खान या हस्पताल या घर की जानिब मुंतकिल कर दिए जाएंगे या कोई अदालती फैसला इस समन में सामने आ सकता है। लेकिन ये तमाम तर मामलात ये एक तरह से प्लांटेड स्क्रिप्ट होंगे। इस हवाले से हम पहले से प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, जुलाई के महीने में ही मुतवातिर ये प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं जब से 5 अगस्त के हवाले से अनाउंसमेंट हुई। लेकिन आज जो मेन सवाल पूछा गया और वो सवाल ये था कि मैं अक्सर एक प्रेडिक्शंस करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहले सब कुछ मसनूई तौर पर होगा, लेकिन उसके बाद एक सडन शॉकिंग इवेंट के बाद सब कुछ हकीकी तौर पर होगा। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले मसनूई वहीद काकर टाइप फार्मूला या मसनूई कल्चरल रेवोल्यूशन या मसनूई मोहम्मद बिन सलमान मॉडल या मसनूई डंडा चलना या मसनूई एहतसाब, ये सब कुछ आपको मसनूई तरीके से नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज एक पाकिस्तान के अंदर आएगा और जायचे के अंदर पिछले 1 साल से नज़र आ रहा है कि सडन शॉकिंग इवेंट, एक सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, एक सडन शॉकिंग किक ऑफनेस, एक सडन शॉकिंग रेजिग्नेशन या एक सडन शॉकिंग न्यूज़, जिसके हवाले से हम प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कि उसकी सबसे लीनियंट शक्ल ये होगी कि कोई मुल्क छोड़कर चला जाए और फ्रांस की जानिब शायद फ्रांस की जानिब और फ्रांस के अंदर भी पेरिस या शांजे की जानिब वो सेटल डाउन होने पर मजबूर हो जाए। सबसे लीनियंट शक्ल ये होगी, एक्सट्रीम कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उसके बाद एक क्या कहते हैं हकीकी मानों में कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तिदा होगी। हकीकी मानों में कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान टाइप मॉडल या हकीकी कल्चरल रेवोल्यूशन या हकीकी जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला या हकीकी एहतसाब या हकीकी डंडा चलना, इस हवाले से हम एक अरसे से प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। और जो हकीकी डंडा चलेगा वो कहीं ना कहीं पहले अपने घर के अंदर चलेगा, फिर दाएं बाएं वाले घरों के ऊपर चलेगा। इस हवाले से हम एक अरसे से प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। लेकिन आज एक स्टूडेंट ने यह सवाल पूछा कि जब हकीकी तौर पर सब कुछ होगा, जब हकीकी तौर पर कल्चरल रेवोल्यूशन, जब हकीकी तौर पर जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला या जब हकीकी तौर पर 4 जर्नेली फार्मूलास एक तरह से इम्प्लीमेंट होने जाएंगे या 4 जर्नेलों की रूह पाकिस्तान में हकीकी तौर पर असरअंदाज होने जाएगी, और जब हकीकी तौर पर डंडे के जोर पर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा, अवाम की फेवर में, पाकिस्तान की फेवर में जब फैसले होते हुए दिखाई देंगे और उसकी इब्तिदा कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर से होगी, अपने घर के अंदर से क्लींजिंग की सूरत में होगी, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है बामुताबिक इल्मुल आदाद। अगर न्यूमरोलॉजी को एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी स्टडी किया जाए तो पाकिस्तान की नफ्सियात, पाकिस्तान का मिजाज क्या बताता है कि इस खित्ते के लिए किस किस्म का निज़ाम ज़रूरी है, या फिर लफ्ज़ पाकिस्तान का जो साउंड जनरेट होता है वो पाकिस्तान की पर्सनैलिटी को, पाकिस्तान की शेप को कैसे जनरेट करता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी बेस करती है साउंड हैज़ एन एनर्जी एंड एनर्जी हैज़ टू डू समथिंग। तो लफ्ज़ पाकिस्तान का जो साउंड जनरेट होता है, इट शेप्स द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट एंड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। लफ्ज़ पाकिस्तान को आप किसी भी ज़ुबान में लिखें, चाहे चाइनीज़ में, रशियन में, पुर्तगीज़ में, स्पेनिश में, वो साउंड पाकिस्तानी जनरेट होगा। लैंग्वेज तो जस्ट इजहार का ज़रिया, जबकि दूसरी जानिब आप देखते हैं यूट्यूब पर तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर, तरह तरह के न्यूमरोलॉजिस्ट जो कह रहे होते हैं इंग्लिश में नाम के स्पेलिंग चेंज कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग इंग्लिश में नाम ही नहीं लिखते वो क्या करें? जिन लोगों की लैंग्वेज ही चाइनीज़ है या वियतनामीज़ या रशियन है वो क्या करें? लैंग्वेज के साथ न्यूमरोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं होता, साउंड के साथ न्यूमरोलॉजी का ताल्लुक होता है। साउंड्स को 9 नंबर्स के साथ रिलेट किया जाता है। लैंग्वेज जस्ट इजहार का ज़रिया, और हम इस इजहार को हम उर्दू, अरबी या फ़ारसी के अंदर हरूफ अबजद के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। लैंग्वेज दरमियान में एक मेडिएटिंग रोल प्ले कर रही होती है, असल साउंड और नंबर होते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है न्यूमरोलॉजी जहाँ एक तरफ साइको एंथ्रोपोलॉजी है, वहीं दूसरी जानिब न्यूमरोलॉजी इस फिक्रे पर बेस करती है साउंड हैज़ एन एनर्जी एंड एनर्जी
स्ट्रेटजी हैज़ टू डू समथिंग। अब उसके एतबार से पाकिस्तान का अगर मिजाज देखा जाए तो कहा जाता है कि पहले किसी भी नाम के पहले 3 हर्फ उसकी पर्सनालिटी के मेन 3 ट्रेड्स को हाईलाइट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नाम का अदद होता है वो ओवरऑल पर्सनालिटी को हाईलाइट करता है। इस हवाले से हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मिजाज देखें और उसके बाद 2026 के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मिजाज इस वक्त किन असेंशियल्स को हाईलाइट कर रहा है, आज मैं आपके लिए ये सवाल लेकर आया हूँ। और एक स्टूडेंट के पूछने पर ही, और ये उन लोगों के लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा बेहतर है जो पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी स्टूडेंट हैं, या इसके साथ साथ मिस्टिक स्टडीज़ के भी स्टूडेंट हैं, या न्यूमरोलॉजी को लर्न भी करना चाहते हैं, या पर्शियनेट सोसाइटी के अंदर न्यूमरोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स राइज हैं उनके हवाले से भी वो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पहला साउंड पे का है, पे का अदद भी 2 होता है, लेकिन पैरेलल देखें काफ का अदद भी 2 है, यानी यहाँ पर 2 का अदद 2 दफ़ा आ रहा है। और 2 का अदद अगर 2 दफ़ा हो, एक दफ़ा भी हो तो डबल माइंडेडनेस एंड एग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, क्या करूँ क्या ना करूँ। और पॉजिटिवली देखें तो किसी को अगर गाइड करना हो, किसी को अगर डील करना हो तो स्ट्रेटेजिकली माइंड बुलेट ट्रेन की तरह चलता है। लेकिन 2 का अदद 2 दफ़ा हो जाए तो ये तमाम तर सिफात पॉजिटिवली या नेगेटिवली डबल हो जाती हैं, सुपरलेटिव हो जाती हैं। और इसी ज़मन में आप खुद देखें पाकिस्तान को अगर हम स्टडी करें तो 2 और 2 यानी 2 दफ़ा, यानी पाकिस्तान की इस वक्त आपको खारजा पॉलिसी भी दोहरी नज़र आ रही है, डुअल डायमेंशन के अंदर फॉरेन पॉलिसी नज़र आ रही है। एक तरफ चाइना के साथ अलैग सलैक, एक तरफ अमेरिका के साथ अलैग सलैक, एक तरफ इस्लामी वर्ल्ड के साथ भी अलैग सलैक, और इस्लामी वर्ल्ड के अंदर एक तरफ ईरान के साथ अलैग सलैक, एक तरफ गल्फ कंट्रीज़ के साथ अलैग सलैक। मस्बत अवामिल भी आपको नज़र आते हैं, मनफी अवामिल भी आपको नज़र आते हैं, दोनों तरह की आरा भी आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। यहाँ पर जमहूरियत की फेवर में भी आवाज़ें नज़र आती हैं, आमरीत के हिमायती भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर यूनिटरी स्टेट सिस्टम यानी कि वहदानी निज़ाम हुकूमत के हिमायती भी नज़र आते हैं कि पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ाम हो। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के हिमायती भी नज़र आते हैं कि हर यूनिट को अलग से ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। और विद इन फेडरेशन यहाँ पर लूज फेडरलिज्म के हामी भी नज़र आते हैं जो कहते हैं कि मुल्क को यूगोस्लावियन मॉडल की तर्ज पर होना चाहिए, चाहे मुल्क टूटता है टूट जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 17th अमेंडमेंट की तरह टाइट फेडरलिज्म होना चाहिए, बेशक सूबे हों लेकिन उनकी ऑटोनॉमी लिमिटेड हो। यहाँ पर आपको अच्छे लोग भी नज़र आते हैं जो रीजन के हवाले से जिनकी पॉलिसीज़ हैं, जो प्रो रशियन सोचते हैं, प्रो ईरान या प्रो अफगानिस्तान सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि हम रीजन के साथ इनक्लाइन हो, अपने इर्द गिर्द मौजूद ममालिक के साथ इनक्लाइन हो। और यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अमेरिका नवाज हैं या अमेरिका की फेवर में सोचते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से 2 का अदद 2 दफ़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को भी ज़ाहिर करता है। लेकिन हाँ, 2 का अदद 2 दफ़ा हो तो जहाँ हमें दुनिया को लीड करना पड़ता है या डील करना पड़ता है, वहाँ पर हमारे दिमाग बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी आ रही होती हैं। फिर इसके साथ साथ पे का अदद और काफ का अदद ये तो 2 दफ़ा यानी 2-2 हो गया। आगे अलिफ आ जाता है, अलिफ का अदद भी पाकिस्तान के नाम में 2 दफ़ा है। अलिफ का अदद 1 होता है, अलिफ 1 के साथ रिलेट कर रहा होता है। और 1 को अगर हम उसकी खसूसियात देखें पॉजिटिवली तो लीडिंग रोल, बारो पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल रोल, इंटरप्रेनरशिप। और नेगेटिवली अगर देखें तो मिजाज के खिलाफ जहाँ कहीं बात हो वहाँ पर गुस्सा भी आ जाता है। और 1 का अदद यानी अलिफ का हर्फ भी यहाँ पर 2 दफ़ा है। तो हम इन तमाम तर सिफात को सुपरलेटिवली या डबल हम इनको कह लें कि इन सिफात को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। इसके बाद पे का अदद 2 यानी 2 दफ़ा काफ की सूरत में भी आ गया, अलिफ भी 2 दफ़ा आ गया। आगे सीन का अदद 6 होता है। पॉजिटिवली देखा जाए तो जहानत, हाजिर जवाबी, छठी हिस्स, मौके पर जवाब, स्ट्रेटजीज़ को जाहिर करता है, चालाकियों को जाहिर करता है। लेकिन नेगेटिवली देखा जाए तो कहीं ना कहीं मकाराना एटीट्यूड, शातिरपन को भी जाहिर कर रहा होता है। और अब ये स्ट्रेटजीज़ या मकारानापन कहीं ना कहीं अंदर खाने देखें तो सियासी दुश्मनों के खिलाफ भी नज़र आता है, इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ भी चालाकियां या स्ट्रेटजीज नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि यहाँ पर अपने मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने की प्लानिंग करने वाले लोग भी मौजूद हैं, अच्छे पॉलिसी मेकर्स भी मौजूद हैं, हकीकी मईशत दान भी मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले आपको 2 का अदद 2 दफ़ा नज़र आ रहा है और 2 की मौजूदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस कदर ज़्यादा ऐड हो रही है। फिर 2 का अदद 2 दफ़ा और ते के पीछे 4 का अदद भी होता है।
पाकिस्तान में ते का अदद भी आता है, तो दो का अदद 2 दफ़ा हो और ते का अदद 4 अगर एक दफ़ा आ जाए। तो आप में से अक्सर लोग मुझसे अक्सर सुन चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो हम परस्ती कुछ हवालों से ये पाई जाती है कि किसी के नाम के आदाद के अंदर अगर 2, 4 एंड 8 में से कोई से 2 नंबर भी आ रहे हो तो कहा जाता है इनके ऊपर तो रुकावट है, बंदिश है, नेगेटिविटी है, या दीगर जो भी मन घड़त या तो हम परस्ताना बातें फैलाई जाती हैं, वो 2, 4 एंड 8 में से कोई से 2 नंबर के अकॉर्डिंग फैलाई जाती हैं कि अगर कोई से 2 नंबर आ जाएं तो उस हवाले से ऐसा लगता है जैसे पहले से मन घड़त बातें क्रिएट की गई हैं। और इसी वजह से ये 2 और 2 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हर नंबर के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अगर 2, 4 एंड 8 में से कोई से 2 नंबर आ रहे हैं और उनमें से कोई एक नंबर मोर देन 1 टाइम रिपीट हो रहा हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी गालिब आने लग जाती है, डबल माइंडेडनेस गालिब आने लग जाती है, डीमोटिवेशंस गालिब आने लग जाती हैं। और 2 का अदद 2 दफ़ा हो, ते की वजह से 4 का अदद 1 दफ़ा हो तो ये जहानत कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का रूप धार लेती है। और फिर वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि सियाना काम हमेशा गूंते बंद है। फिर अल्टीमेटली अपने मुल्क के अंदर मौजूद ज़हीन जहनों को छोड़कर, अपने मुल्क के अंदर मौजूद ज़हीन पॉलिसी मेकर्स को छोड़ के, अपने मुल्क के अंदर ज़हीन माहिर मईशत दानों को छोड़कर फिर IMF के तायद कुनिंदा माहिर मईशत को कहीं ना कहीं वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता है या मुशीर ख़जाना बना दिया जाता है। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में ये देखें कि 6 के नंबर के बकदर पाकिस्तान के अंदर वसाइल सारे मौजूद हैं, पैसे के एतबार से, मिनरल्स के एतबार से या जहन के एतबार से, लेकिन कहीं ना कहीं चोर बाजारी को अडॉप्ट कर लिया जाता है क्योंकि 2 का अदद 2 दफ़ा आता है और 4 का अदद 1 दफ़ा आता है। और 4 के अदद को ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर वक्त 4 के हवाले से मैं आपको बताता हूँ ना, इमरान खान के नाम का अदद भी 4 है कि 4 वाले बंदे को हर वक्त सहारा चाहिए होता है, एक बैक एंड से मोटिवेशन चाहिए होती है, एक पुशअप चाहिए होता है, एक कहीं से एनकरेजमेंट चाहिए होती है, कहीं से पीछे से एक थपकी चाहिए होती है। और इमरान खान ने इसी वजह से परवेज़ मुशर्रफ का भी सहारा लेने की कोशिश की, बाद में एक और सहारा भी लेने की कोशिश की। अभी भी यही कहा जाता है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। और पाकिस्तान के हवाले से स्टेट साइकोलॉजी को 4 के नंबर के साथ रिलेट किया जाए तो ऐसा नज़र आता है पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं हर वक्त सहारों की ज़रूरत रहती है। अगरचे कि यहाँ पर 4 के नंबर की पॉजिटिव ट्रेड्स ये हैं कि अगर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी सहारा चाहिए तो फिर साथ 6 का नंबर पाकिस्तान के नाम के अंदर मौजूद है। 6 के नंबर के हवाले से देखा जाए तो हर वो मुल्क जिसके नाम के अंदर वाव आता है या सीन आता है, उस मुल्क के साथ पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंक्लाइन कर सकता है। और यहाँ पर रूस भी आता है, श्रीलंका भी आता है, सिंगापुर भी आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ईरानी स्कॉलर्स कहते हैं कि चीन का भी असल नाम सीना है, इसी वजह से सीना भी पाकिस्तान के साथ रिलेट करता है। लेकिन फिर बात वही कि 2 का अदद 2 दफ़ा और 4 का अदद 1 दफ़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फैसला साजी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार हो जाती है और अल्टीमेटली मगरिब की जानिब हमारी फॉरेन पॉलिसी झुकती हुई नज़र आती है। लेकिन सबसे एंड में नून का अदद आता है और नून का अदद हरूफ अबजद के एतबार से, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के एतबार से 5 के नंबर पर आता है। 5 का नंबर अल्लाह पे तवक्कल, शुक्रगुजारी को भी ज़ाहिर करता है, कि इनकलाबी नेचर को भी ज़ाहिर करता है कि जो ठान लेना वो कर गुजरना, और जितने सख्त से सख्त हालात भी आ जाएँ कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है, उस मसले से निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एटम बम की एग्जाम्पल ही देख लें, पाकिस्तान एटम बम बना चुका और इतने मुश्किल हालात में पाबंदियों के बावजूद भी पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने में कामयाब हुआ। इसी तरह जो भी अमेरिका का प्रेशर था दिस एंड दैट, लेकिन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस आपने देख लिया। ईरान के मामले में, अमेरिका के मामले में ये जो मौजूदा जंग थी, इस दौरान में भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह अलिफ को अगर 1 के नंबर के साथ रिलेट किया जाए और अलिफ का अदद 2 दफ़ा यानी 1 का अदद 2 दफ़ा लीडिंग रोल भी आपने देखा। यहाँ पर पाकिस्तान ने बैलेंसिंग रोल प्ले भी किया, पाकिस्तान यहाँ पर बैलेंस भी रहा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 का अदद 2 दफ़ा है, 1 का अदद है, तो ये भी एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं दोहरी खारजा पॉलिसी में, डुअल खारजा पॉलिसी में भी पाकिस्तान 2 तरफा लीडिंग रोल प्ले करता हुआ नजर आता है, जिसको हम पंजाबी में या गली महल्ले की ज़ुबान में अगर हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो ऐसा नजर आता है कि जैसे इस वाली साइड को भी 4 लिया जाता है और इस वाली साइड को भी 4 लिया जाता है। लेकिन अब 2026 का अगर सिंगल डिजिट पे नंबर निकाला जाए तो वो 1 आता है, और ओवरऑल पाकिस्तान का नंबर निकाला जाए तो 3 का नंबर आता है। अब 3 का नंबर बज़ाहिर विजडम को जाहिर करता है, क्रिएटिविटी को जाहिर करता है, जहानत को जाहिर करता है, न्यू बिगनिंग
बिगनिंग को ज़ाहिर करता है, लेकिन 3 और 2026 का एक ओवरऑल पाकिस्तान का नाम और इस साल के साथ उसकी एसोसिएशन देखी जाए तो ऐसा नज़र आता है कि नई इब्तदा होने लगी है, न्यू बिगनिंग विद प्रोग्रेसिवनेस होने लगी है, न्यू बिगनिंग विद प्रॉस्पेरिटी होने लगी है, एक नया निज़ाम, एक नई इब्तदा, और वो भी मस्बत पॉलिसियों के साथ नई शुरुआत, और वो भी लीडिंग रोल के साथ। और इस ज़मन में ऐसा नज़र आता है एक तरफ पाकिस्तान का नंबर 3 और दूसरी जानिब 2026 का नंबर 1, यानी वहदानी तर्ज हुकूमत आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आएगा, या टाइट फेडरलिज्म आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कह सकते हैं कि 17th अमेंडमेंट में टाइट फेडरलिज्म था, या फिर यूनिटरी स्टेट सिस्टम आपको नज़र आएगा, एक मजबूत मरकज़ नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे जनरल मार्शल टीटू ने यूगोस्लाविया को एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाया हुआ था, और किसी एथनिक कम्यूनिटी को सर उठाने की फुर्सत नहीं थी सिवाय इसके कि किसी हद तक यूनिट्स को या सूबों को एक सकाफती खुद मुख्तारी हो, कल्चरल ऑटोनॉमी हो, इसके साथ इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके साथ साथ 3 और 1 का नंबर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आइन पाकिस्तान का पूरा नया होने वाला है, लेकिन उस नए आइन के खदोखाल क्या होंगे वो भी क्रिएटिव वे के अंदर मैं 2021 से एकेडमिकली भी डिस्कस कर चुका हूं, और ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2023 से भी मुतवातिर आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की बेस पर हमारा नया आइन होगा, एक नया निज़ाम होगा जिसके अंदर रजिस्टिव इकोनॉमी के फ्रेमवर्क भी होंगे, चार्टर ऑफ मदीना के फ्रेमवर्क भी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तमाम के तमाम 17 भी होंगे, और प्रोटेक्शन का नज़रिया भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होगा। इसके साथ साथ सूबे भी जस्ट यूनिट के तौर पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे होंगे जिनमें सूबाई असम्बलियाँ तो नहीं होंगी, जस्ट गवर्नर होंगे, और गवर्नर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर और सेंटर के अंदर ब्रिज का रोल प्ले करने के लिए होगा। अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी परवेज़ मुशर्रफ के डेवोल्यूशन प्लान जैसा या उससे मिलता जुलता ही होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इस्लाहात नज़र आती हैं, जैसे तमाम तर महकमे बिल्कुल नए सिरे से इस्टेब्लिश होना, जैसे ईरान के अंदर 1979 के बाद, इनकलाब के बाद तमाम तर महकमे नए सिरे से एस्टैब्लिश हुए थे, लेकिन शुरू में तो ये डंडे के ज़ोर पर होगा, और जहाँ कहीं से डंडा चल रहा होगा वो पहले अपने अंदर से नई शुरुआत करेगा, उसके बाद बाहर से भी वो नई शुरुआत करेगा। एक अरसे तक तो आपको डंडा चलता हुआ नज़र आएगा, इलेक्शन के हवाले से भी इस्लाहात, लेकिन सबसे आखिर में जो रिफॉर्म होगी वो यही होगी कि 2 इदारियाती फार्मूला या 2 इदारियाती हिफाजती इदारे आप कह सकते हैं उनको, जिस तरह भुट्टो ने एक मॉडल पेश किया था FSF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जिसको इमाम खुमैनी ने ईरान के अंदर पासदाराने इनकलाब और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इम्प्लीमेंट किया, वही चीज़ सबसे एंड में जाके पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल 3 का नंबर और 2026 का ओवरऑल 1 का नंबर 3 और 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने पाकिस्तान को किस किस्म का निज़ाम सूट कर रहा है, यहाँ की नफ्सियात, यहाँ का मिजाज किस तरह की इंडिकेशन दे रहा है कि पाकिस्तान को क्या निज़ाम सूट करना चाहिए। और फिर इसी तरह इसी सारे ज़मन में पाकिस्तान के नाम के हवाले से एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि अभी तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन शायद 3 और 1 के नंबर के बकदर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम भी शायद किसी हद तक चेंज ना कर दिया जाए, शायद इस्लामिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान या इससे मिलता जुलता कोई नाम, या इस्लामिक कल्चरली फेडरेटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह का मिलता जुलता या इस तरह के मतलब वाला कोई ना कोई नाम पाकिस्तान का आने वाले दिनों में रीनेम भी हो सकता है। इस हवाले से जो कुछ मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को यूटिलाइज़ किया, और ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हरूफ अबजद जो उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों के अंदर सेम है, और न्यूमरोलॉजी को एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली न्यूमरोलॉजी को सितारों स्यारों या तो हम परस्तियों से भरपूर इल्म माना जाता है, लेकिन चाहे वियतनाम हो, चाहे ईरान हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे स्पेन हो, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी को लाइफ साइंसेस के तौर पर पढ़ाया जाता है, लाइफ कोचिंग गाइड के तौर पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी को साइको एंथ्रोपोलॉजी के तौर पर पढ़ाया जाता है। और आजकल जब मैं वियतनाम में हूँ, यहाँ पर भी मैं न्यूमरोलॉजी को एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी ही मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर एनालिसिस उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, या जो न्यूमरोलॉजी को तो हम परस्ती पर मबनी कोई इल्म समझते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह कोई डिवाइन नॉलेज समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहता चलूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।